तो आप अपनी ओनरशिप एक्सपीरियंस को कितनी रेटिंग दोगे? इस हिसाब से मैं इसको 7 दूंगा, 3 यहाँ पे स्ट्रीट कट। आज हमारे पास है एक 2016 मारुति सुजुकी बलिनो एंड इस वीडियो में करने वाले हैं हम इस कार का एक ओनर्स रिव्यू। बात करेंगे इस कार के ओनर से, अगर आप मार्केट में हैं फॉर यूज्ड बलिनो तो आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए, वो सारी चीज़ों की बात करने वाला है। दिस इज द 2016 जीटा वेरिएंट, यानी कि इससे एक ऊपर वेरिएंट आता है, दैट इज द अल्फा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं एंड एक इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है। दोज आर द ओनली 2 मेजर डिफरेंसेस। उसके अलावा जीटा एंड अल्फा में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर डू बुलाते हैं इस कार के ओनर को एंड करते हैं बात ऑफ द 2016 बलिनो। एंड सो ये है इस कार के ओनर मिस्टर कुंवर, एंड इफ़ यू डोंट नो इनका खुद का भी चैनल है एक द कार शो करके, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज़रूर चेक करें। ये इनकी खुद की पर्सनल कार है। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हम अपने ओनर्स रिव्यू में हमेशा पूछते हैं वो यही है कि गाड़ी कब ली, कितने किलोमीटर्स चल गई है। सो ये मैंने ली थी 2016 के स्टार्टिंग में, तो इसे अराउंड 6.5 ईयर्स हो चुके हैं चलाते हैं। बट आपने गाड़ी कितनी चला ली है अपने इन ये अराउंड 1,10,000 किलोमीटर्स चल चुकी है। डीजल वाली है ये, पेट्रोल नहीं है ये। डीजल मतलब अराउंड जब इनकी 10 लाख यूनिट सेल हुई थी तब इनकी रिपोर्ट निकली थी कि डीजल अभी 90,000 पीसी से सेल हुए हैं, ज़्यादातर 9 लाख से ऊपर सिर्फ पेट्रोल कार से सेल हुई है इनकी। ऑलराइट, सो मतलब तो इफ़ आई एम अज्यूमिंग कि क्योंकि आपने डीजल कार ली तो आपकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है। रनिंग ज़्यादा है और साथ ही साथ ना मेरा इंजन ऑन टाइम ज़्यादा है, मेनली ये रीज़न था मेरा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही पूछूंगा कि आपकी अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है इस कार के साथ, वो सिटी ड्राइविंग में आप ज़्यादा रहते हैं या हाईवे ड्राइविंग? ये 98% सिटी में यूज़ हुई है, 2% आप कह सकते हो हाईवे पे यूज़ हुई है, क्योंकि हाईवे के लिए फैमिली में दूसरी कार है तो उस पर हम ट्रैवल करना चाहते हैं। ओके, सो सिटी में आपको माइलेज कितनी मिल जाती है इस कार की? 21 के आसपास अभी करंटली आ जाती है, बाकी 20 से नीचे में कोई याद नहीं आता कभी गई है उसकी माइलेज MID स्क्रीन के हिसाब से। बाकी टैंक टू टैंक भी मैंने एक बारी टेस्ट किया था लास्ट मंथ ही, तो उसमें अराउंड 21.2 की इसकी माइलेज आई थी, बट MID में इसकी 22.8 शो हो रही थी। हाँ, वो ये MID मैंने अपने रिव्यू में भी बहुत बार बताया हुआ है कि MID हमेशा 1.5 ज़्यादा ही बताते हैं। सो इवन इफ अगर आपका MID लाइक 20-21 आप बता रहे हैं, उससे कम तो कभी शो किया ही नहीं है। 20 से नीचे कभी नहीं शो हुई। तो मतलब आपकी गाड़ी ऑन एवरेज 19-20 की एवरेज दे रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आजकल तो स्पेशली अगर मैं कार्स की बात करूँ, एक तो गाड़ियाँ आजकल पेट्रोल आने लग गई हैं, उसमें ज़्यादा डीजल ऑप्शंस बचे ही नहीं है। बट तो ऑप्शन ही नहीं, i20 एक थी, मतलब अंडर 10 लाख वो भी बंद हो गई है डीजल में। राइट, एंड i20 डीजल अब बंद हो चुके हैं, दैट्स राइट। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बाय द वे, अगर आपको वो देखनी हो तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा दैट इज रिलेटेड टू सर्विस। तो क्योंकि आपकी गाड़ी एक 110 चल चुकी है तो इससे अराउंड 10-11 सर्विसेज की हो गई होंगी। हर 10,000 पे सर्विस हुई है इसकी। तो जो पहली थी 10,000 तक तो मैंने मतलब शोरूम से कराई, 20 वाली भी मैंने शोरूम से कराई। 20 वाली का बिल आया था अराउंड 7,500, जो कि मेरे को इस कार के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लगा। तो 20 के बाद मैंने सभी के सभी बाहर से करवाई हैं एंड बाहर से इसका बिल आता है अराउंड 3,000 to 3,500 के बीच में। ओके, तो आपकी जो 7,500 वाली जो सर्विस हुई थी सेकंड वाली, वो नेक्सा से हुई थी। हाँ, वो नेक्सा से हुई थी, बट उसके अंदर उन्होंने क्या क्या करा था? कुछ ऐसा कोई पार्ट वगैरह चेंज हुआ था या सिर्फ नॉर्मल सर्विस थी? काफ़ी पुरानी बात है, 2016 की हुई है ये वो सर्विस, तो मेरे को इतना एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या क्या चेंज हुआ था, बट मेरे हिसाब से इस कार के हिसाब से थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा लगी मेरे को। राइट, फिर मैंने उसके बाद से बाहर से शुरू कर दी। बाहर से कभी भी मतलब 3,500 से ऊपर नहीं, 2,500 से 35 के बीच आप कह सकते हो। ओके, मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि शोरूम से सर्विसेज थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर एडिशनल कॉस्ट बहुत सारे होते हैं। अब जैसे मैंने जो अपनी i20 की सर्विस करवाई थी, तो i20 की सर्विस में जब मैं स्टार्टिंग में था, उन्होंने मेरे को 4,500 रुपीज़ का बिल बना दिया था, जो कि मेरी फर्स्ट सर्विस थी। फर्स्ट सर्विस के अंदर वैसे भी 10,000 वाली, तो उसके अंदर तो लेबर वैसे भी फ्री होते हैं, तब भी 4,500 का था। पेट्रोल है ऊपर से। एग्जैक्टली, पेट्रोल गाड़ी के लिए। बट मैंने बाद में नोटिस किया उन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें फालतू लगा रही थी, जैसे कि व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग 1,200 की थी, जो कि बाहर से आराम से 500 रुपीज़ में हो जाता है। डोर ग्रीसिंग उन्होंने मेरी 500 रुपये की लगाई हुई थी। मतलब यू कैन इमेजिन, अब डोर के ऊपर ग्रीस लगानी है उसकी, मेरे पास भी नहीं होती थी जल्दी, तो मतलब हाँ, मैंने शायद से अभी मतलब 6.5 साल हो चुके हैं, मतलब 5th ईयर के बाद शायद से ग्रीसिंग वगैरह कराई, थोड़ी सी आवाज़ आई थी, वो भी इतनी कोई खास मेजर इशू नहीं था। राइट, तो उस चीज़ के 500 थे। इंजन कोटिंग उन्होंने 300 की लगाई हुई थी,
थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग उन्होंने कुछ 400 की लगाई हुई थी। यार ये तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है, मतलब ऑन द स्पॉट मना भी कर सकते हो आप, बट वही है कि नई कार होती है, बंदा कहता है यार कौन है। राइट। तो मेरे हिसाब से व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट प्ले अ लिटिल बिट स्मार्टली। एक बार जो वो आपको बिल बनाकर देखते हैं, आप एक बार उसको चेक करें उनमें क्या क्या चीज़ें लगा रखी हैं, जैसे कि व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग जैसी चीज़ें तो चलो ज़रूरी होती हैं, बट वो आप चीज़ें बाहर से करवा सकते हैं टू अवॉइड द एक्स्ट्रा कॉस्ट। बाकी डोर ग्रीसिंग एंड ये सब चीज़ों की जो इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई होती हैं उनको आप हटवा भी सकते हैं, गाड़ी को कोई नुकसान उससे नहीं होगा। बट दैट इज़ अबाउट द सर्विसिंग पार्ट एंड माइलेज पार्ट, जो कि मुझे लगा कि अगर आप बाहर से कह रहे हैं तो बाहर से कराने के बाद आपको कोई इशू ऐसा फेस हुआ? मैंने जो भी सर्विस कराई है ना, मतलब एक माई स्मार्ट हेल्पलाइन करके वेबसाइट है, उन पे प्रॉपर शो होता है कि कौन सा प्रोडक्ट मारुति जेन्युइन अपने सर्विस में यूज़ कर रही है, वही एग्जैक्ट सेम मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करवाया है। अगर एयर फिल्टर भी हो तो मैंने मारुति सुजुकी का जेन्युइन ही इसके अंदर अभी तक करवाया है, कोई भी मतलब वो बाहर वाला पार्ट नहीं। एंड सबसे बेस्ट बात ये है कि मारुति की कार्स की आपको ओरिजिनल पार्ट्स मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं, जब मर्जी जो मर्जी पार्ट ले लो सब कुछ मिल जाता है, राइट। एंड ओरिजिनल पार्ट्स मिलते हैं, जो कि सबसे बेस्ट बात है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आपने अभी 6.5 साल का जो आपका ओनर एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी का, उसके अंदर आपने कोई चीज़, कभी आपको कोई इशू फेस हुआ हो या कोई पार्ट आपने चेंज करवाया हो? इसमें मेरे को 2 बार इशू फेस करना पड़ा। एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग में इसका ना एक बारी म्यूजिक सिस्टम, एसी, मतलब इन सब की लाइट्स ऑफ हो गई थी, मतलब चल रहा था ये सामान बट अंदर से लाइट्स वगैरह इसकी प्रॉपरली ऑफ हो गई थी। तो यहाँ पे इसका एक फ्यूज बॉक्स होता है, ओके, तो उसके अंदर कोई एक पार्ट उसका मतलब फ्यूज उड़ गया था। ओके, तो अंडर वारंटी थी और वैसे भी मतलब बिल्कुल ही छोटा पार्ट था, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही उन्होंने 2 मिनट के अंदर ही चेंज करके फ्री कर दिया था। राइट, तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है, बट उसके अलावा कोई मेजर कोई चीज़ हुई हो? मेजर जो हुआ मेरे साथ, मैं दिल्ली से एक बारी आ रहा था, 2 साल पुरानी बात होगी, लॉकडाउन के बाद की बात है, अराउंड 1.5 ईयर आप लगा सकते हैं। तो उस टाइम पे इसका कार का चलते चलते क्लच फ्री हो गया था। अच्छा, ऑन रोड मतलब ऑन रोड चलते चलते वापस आया था, रात का टाइम था, अराउंड 2:30 का टाइम था, और चलते चलते इसका क्लच फ्री हो गया। तो वापस आके चेक वगैरह करवाया तो क्लच सिलेंडर जो था इसका वो लीक हो गया था, तो वो उसका एक रिपेयर मेरे को कराना पड़ा था, वो मैंने बाहर से करवाया था, तो उसके अराउंड 6000 लगे थे, एंड वो भी सब जेन्युइन मारुति के पार्ट्स ही मैंने उसमें यूज़ किए थे। राइट, तो यही चीज़ आपने बाहर से कराई थी तो 6000 में थी, अगर आप शोरूम से करवाते हैं 18000 का एस्टिमेट का उन्होंने बताया था। एक चीज़ मैंने और नोट की है, जब से नेक्सा, इससे पहले मतलब घर पे स्विफ्ट भी थी, तो स्विफ्ट की जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल थी अगर हम मारुति के शोरूम से कराते थे सर्विस वगैरह। तो जब से थोड़ा नेक्सा है तो थोड़ा सा इनका प्राइस बढ़ चुका है। राइट, इन्होंने नेक्सा को थोड़ा एक प्रीमियम सेगमेंट में डाल दिया है, उस चक्कर में उन्होंने हर एक राइट, उन्होंने उससे वो प्रीमियम, बस वो नाम के ही वो प्राइसेस थोड़े एक्स्ट्रा ले रहे हैं। राइट, प्रोडक्ट्स तो वही सेम यूज हो रहे हैं। राइट, बिल्ड क्वालिटी अभी भी वैसी ही है जैसी उनकी थी। बेकार ही हुई है पहले वाली स्विफ्ट की, जो मतलब इससे पहले वाली जनरेशन थी मेरे पास, तो वो इससे अच्छी थी बिल्ड क्वालिटी। राइट, अच्छा, तो स्पीकिंग ऑफ कुछ अच्छी बुरी चीज़ें, जैसे आपने बताया, एक कोई ऐसी चीज़ आप बताइए जो आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छी लगी, कि एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि नेक्स्ट गाड़ी में भी होनी चाहिए। माइलेज इसकी सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को। ऑब्वियसली वो मतलब 21 की एवरेज, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज, बहुत बड़ी चीज़ है वो। कोई भी कार नहीं देती है, मतलब मेरे हिसाब से आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। जो पुरानी डीजल वाली, मतलब इस सेगमेंट की जैसे स्विफ्ट बलिनो, ये सब रह गई डीजल की, जो इतनी दे रही है। पेट्रोल में आप निकाल लोगे, काफ़ी लोगों को मैंने देखे कि 22-20, पर वो निकालनी है, इसमें आती है, ये डिफरेंस है। हाँ। एक निकालने मतलब आप आराम से चला रहे हो, जान के आप माइलेज के लिए चला रहे हो। ये मैं पूरी अच्छे से रैप भी करता हूँ, जहाँ आराम से चलनी होती है आराम से भी चलाता हूँ, मतलब नॉर्मल जैसे चलती है ना कार, उस पर मैं चलाता हूँ, और फिर भी तो मतलब अगर आपको इसमें निकालनी हो तो आप 25-26 के आसपास निकाल लोगे। ठीक है। एंड एक ऐसी चीज़ जो आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत बुरी लगी हो? बिल्ड क्वालिटी। वो मेरे हिसाब से मतलब अब काफ़ी लोग कहेंगे कि खुद का कार रिव्यूज़ का चैनल है और खुद ही मतलब लो बिल्ड क्वालिटी वाली कार ली, कि इसके पीछे ये स्टोरी है। जब मैंने एक कार ली थी तब ये बिल्कुल लॉन्च ही हुई थी, तो उस टाइम पे ना कोई भी इसका क्रैशेस वगैरह तो चलो अभी भी नहीं हुए, कोई भी इसका एक्सीडेंट तक उस टाइम पे रिपोर्ट नहीं हुआ। तो बिल्ड क्वालिटी का ना उस टाइम पे तक कोई खास पता नहीं लग पाया था, मतलब ड्यूल एयरबैग्स वगैरह इसमें स्टैंडर्ड बिल्डर थे। i20 मैंने कंसिडर की थी, पर उसमें स्पोर्ट्स वेरिएंट आता था इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो उसके अंदर उस टाइम पे कोई भी एयरबैग तक नहीं ऑफर किया जा रहा था। तो ये मेरे को वैसे उस वे में सेफ लगी, बट बाद में पता चला कि इसकी मेटल शीट्स वगैरह ही काफ़ी ज़्यादा वो है, बेकार सी हैं। राइट, बट चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट एवरीवन इज सेफ एंड द कार एटलीस्ट उस बाकी मामलों में आपको अच्छी लगी है। इसलिए मतलब मेनली इसे लोकल में यूज़ करते हैं, लोकल में माइलेज अच्छी आ जाती है, और जैसे जो प्राइमरी कार है जो मेनली, उसमें माइलेज इतनी अच्छी नहीं आती है, तो वो मेनली हाईवेज के लिए। ओके, बट कमिंग ऑन टू द बाइंग डिसीजन, जब आपने गाड़ी ली तो आपने जीटा वेरिएंट ही क्यों लिया, अल्फा क्यों नहीं लिया? तो पहला रीज़न तो ये था कि मैंने इसका जो अल्फा वेरिएंट था वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके अंदर ना आपको मेनली एलईडी लाइट्स मिलती हैं और साथ ही एक टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है, राइट, जो कि आज के टाइम से यूजफुल लग रहा है।
कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, बट उस टाइम पे इतना कोई खास नहीं लग रहा था। एंड सेकंड रीज़न जो था, मैंने करवाया था इस कार का डेल्टा वेरिएंट बुक। अच्छा। तो डेल्टा पे थी बुकिंग काफ़ी ज़्यादा, तो डेल्टा से अल्फा के अंदर ना डिफरेंस अराउंड 1.8 लाख रुपीज़ का आसपास का था। तो डेल्टा से अल्फा पे स्विच करना थोड़ा सा वो लग रहा था कि ओवर प्राइस्ड है। तो डेल्टा मैंने इसका कराया था डीजल के अंदर ही बुक, बट इसका प्राइस इंक्रीज़ होना था 3 दिन बाद, ऐसा कुछ सीन हुआ था। और शोरूम में अवेलेबल सिर्फ जेटा वेरिएंट था, तो मतलब प्राइस 35,000 के आसपास इंक्रीज़ हुआ था। मेरे को याद है 3 से 4 दिन बाद मेरे लेने के, तो शोरूम में डेल्टा नहीं था, वो कहते जेटा ले लो, 35 तो यहाँ पे रिकवर हो ही जाएंगे आपके 3 दिन बाद अभी अगर लोगे। राइट। तो मैंने कहा फिर यही वैल्यू फॉर मनी। तब अराउंड 75,000 का डिफरेंस था दोनों के अंदर। और फीचर्स में क्या क्या था, फीचर्स में मेरे को अलॉय व्हील्स मेनली मिल रहे थे, टिंटेड ग्लासेस मिल रहे थे, क्रोम वाले पार्ट्स मिल रहे थे, ऑटो डिमिंग IRVM आ गया था। तो ये सब बेसिक फीचर्स थे, मतलब इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं आप कहोगे, बट ठीक है अगर है कार में तो वो सब फीचर्स। ये चीज़ मुझे भी एक्चुअली काफ़ी अच्छी लगती है। ये मैं अपनी i20 में बहुत मिस करता हूँ। अभी भी इनफैक्ट नई i20 में भी उन्होंने टिंटेड ग्लासेस नहीं दिए हैं, नए में अभी तक नहीं। जबकि इफ़ यू सी ये वाले जो टिंटेड ग्लासेस है, आई रियली लाइक देम। ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए। राइट, मतलब आई वोंट से कि एसेंशियल है ये फीचर, बट एक होना बहुत अच्छी चीज़ है। तो अच्छा है, राइट। मतलब टिंटेड ग्लासेस जो इसके वो मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया फीचर लगता है, जो मतलब मेरे को जेटा वेरिएंट के लिए वो मेरे को सबसे ज़्यादा इसका बढ़िया फीचर लगता है। डायरेक्ट हीट नहीं आती, और मतलब कार अगर नॉर्मल कार से कंपेयर करता हूँ, मतलब चाहे मैं अपनी ही दूसरी कार से किसी चीज़ कंपेयर कर लूँ, तो कार उसके कंपैरिजन में ठंडी रहती है अंदर से। ये फर्क मेरे को लगा। ये यूवी प्रोटेक्टेड बोलते हैं मारुति वाले इसको, यूवी कट ग्रीन ग्लासेस। राइट। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि आपने अपनी नई गाड़ी तो वैसे बुक करवा ही ली है, एंड वो हैचबैक नहीं है, बट अगर आपको मान लीजिए हैचबैक ही लेनी होती, इसी सेगमेंट में अगर आपको एक नई गाड़ी लेनी होती, तो आप कौन सी प्रेफर करते? नई बलिनो प्रेफर करते या i20 या कोई और? देखो पेट्रोल में मेरे को सही बताऊं, मेरे को पेट्रोल कार चलाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से अगर देखो तो पेट्रोल में इतना ज़्यादा नहीं है मज़ा चलाने में। तो डीजल में अब कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है, तो टाटा एल्ट्रॉस एक ऑप्शन आ रहा है अभी फिलहाल डीजल में, तो शायद सिर्फ एक वही ऑप्शन था मेरे पास अभी फिलहाल लेने में। बाकी पेट्रोल में ही अगर चूज़ करनी होती तो शायद बलिनो ही लेता, क्योंकि 4 सिलेंडर यहाँ पे मिल रहा है, एंड जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा इसका स्मूथ है। i20 में टर्बो पेट्रोल मिल जाता है, बट पर्सनली मेरे को i20 से बलिनो ज़्यादा पसंद है। ओके, ठीक है, मेक सेंस। बट मेरे को एक कमिंग टू दैट क्वेश्चन अगेन कि आपने डीजल ही आपको प्रेफरेबल क्यों है, जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो उसकी लाइफ 10 ईयर्स रहती है गाड़ी की। जब मैंने ली थी तब ऐसा कुछ नहीं था, 2016 में ऐसा कोई रूल नहीं आया था कि कम ही चलेगी। उस टाइम पे मेरे को था कि एक थोड़ी फन टू ड्राइव लेनी, मैंने दोनों की टेस्ट ड्राइव ली थी, डीजल भी पेट्रोल भी। तो जो फन टू ड्राइव फैक्टर था ना, मतलब इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, वो मेरे को एक मिला था i20 डीजल में। वो वाली जनरेशन वाली i20 में काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, बट उसमें वही था एयर बैग्स वगैरह स्पोर्ट्स वेरिएंट में नहीं आ रहे थे, जो कि मेरे बजट के अंदर फॉल कर रहा था उस टाइम पे। ओके, तो इसमें ड्यूल एयर बैग्स वगैरह एज स्टैंडर्ड मिल रहे थे, तो मेनली ये रीज़न था बलेनो के ऊपर जाने का। और स्विफ्ट में ट्राई की थी, बट स्विफ्ट ऑलरेडी पहले ही थी घर पे, तो स्विफ्ट लेने का दोबारा से मतलब नहीं बनता था, इसलिए बलेनो डीजल। राइट। तो ओवरऑल अगर आपको रेटिंग देनी होती 1 to 10 के बीच में, तो आप अपनी ओनरशिप एक्सपीरियंस को कितनी रेटिंग दोगे? ओनरशिप एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसको 7 दूंगा। 3 यहाँ पे स्ट्रीट कट हो रहे हैं बिल्ड क्वालिटी से। अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ बेकार है बिल्ड क्वालिटी, थोड़ी सी लगती है, डेंट पड़ जाता है, बम्पर टूट जाता है। मतलब अभी आगे आपने शायद देखा होगा बम्पर निकला हुआ था, तो बिल्कुल माइनर सा बाइक वाले ने टच किया था, तो उससे ही वो इतना निकल गया। राइट, ये एक आई थिंक कॉमन प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर मारुति ओनर को ही आ रहा है। दे आर सेइंग काफी अच्छी है इनकी, राइट, ब्रेजा इनकी काफी अच्छी गाड़ी है बिल्ड क्वालिटी का मामला। राइट, उसको तो मेरे ख्याल में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जो कि अप्रिशिएबल है। आई मीन अगेन 5 स्टार टाटा जैसी तो नहीं मिलती आपको, लेकिन अगेन 4 स्टार कोई बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, इट्स अप्रिशिएबल। जहां तक रही बात बलिनो की, तो बलिनो के अंदर तो इनफैक्ट 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग ही है। i20 की भी 3 स्टार आ जाती है, बट येस आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सिर्फ एक इसका बिल्ड क्वालिटी का फैक्टर जरूर है जो मारुति को जरूर ध्यान देना चाहिए। फीचर्स के ऊपर अब नई मारुति इसके अंदर उन्होंने काफी इंप्रूव किया है, जैसे ग्रैंड विटारा जैसी अगर आप गाड़ी देखोगे तो उसके अंदर आपको सनरूफ जैसी चीजें भी आ जाती हैं, विच इज क्वाइट गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट सेफ्टी के ऊपर इफ मारुति कैन प्रोवाइड एनी गुड थिंग, इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। एंड सो विद दैट हम कंप्लीट करते हैं अपना ओनर्स रिव्यू ऑफ दिस 2016 मारुति सुजुकी बलिनो। अगर इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड तो प्लीज डू लेट अस नो। बाकी सर का चैनल है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। एंड योर फाइनल वर्ड्स। इसका मेनली प्राइस का क्वेश्चन जो रह गया है,
वो मैं बताना चाहूँगा 8,20,000 के आसपास की मैंने ली थी। आज के टाइम पे डीजल के अंदर 820 में मेरे हिसाब से कोई भी कार नहीं आती। राइट, जो मैंने वेरिएंट कराया था वो 7,50,000 का आ रहा था, ये 820 के आसपास की मेरे को पड़ी ऑन रोड। हाँ ऑन रोड, ठीक है, चंडीगढ़ में। perfect, so that clears your pricing as well. But that's all for this video guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो योर क्वेश्चंस अबाउट दिस कार। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, आई विल डेफिनेटली स्टे इन टच विद कुंवर, मैं उनसे पूछ के आपको ज़रूर बताऊंगा। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।